नमस्कार। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स दोस्त चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 10 से शुरू हो जाती है का कंसेप्ट हमारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ नए कंसेप्ट्स आते हैं। वो कंसेप्ट्स हमें समझना जरूरी है, वरना उसकी वजह से हमारे में बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें एक दो कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो मैंने महसूस किया कि मेरे भी बहुत लंबे समय तक गलत रहे थे, और जब वो करेक्ट हुए तो मुझे रियलाइज हुआ करे ये तो बहुत ही गलत सिचुएशन थी, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कंसेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है, कंसेप्ट तो गलत होता है लेकिन आंसर राइट आ रहा होता है। तो हम क्या करते हैं कि उस कंसेप्ट को सही करने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंसेप्ट सही हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम स्टडी करें उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम स्टडी की थी। तो वो इस तरह से थी, वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा के इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है। लेकिन अब मैं आपको क्या है कि दो बात बताना, एक दो पॉइंट्स की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। वो ये कि दिस एफ, और साथ ही साथ में एक सब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस थ्योरम का वो भी बताना चाहता हूं। वो ये है कि दिस इज वेक्टर और दिस इज स्केलर। तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, ठीक है, इक्वल नहीं हो सकते। तो अब हमें क्या इनको इक्वल बनाना है, तो हमें क्या लेना होगा, दोनों साइड में सेम क्वांटिटीज लेनी होगी। तो उसके लिए क्या है, कभी भी वेक्टर W इज नॉट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। डेल्टा W इज नॉट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये याद रखिएगा, एक्चुअल थ्योरम ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क नहीं बोलता है तब आपको वहां समझ जाइए कि वहां मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क की ही बात हो रही है, डायरेक्शन ऑफ द वर्क की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलो, तो मैं इसे रब कर देता हूं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क की बात हो रही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो रहा है। कभी कभी ठीक, एक्चुअल थ्योरम ये। अब मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं, वो ये है नेगेटिव साइन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। थोड़ा सा एक कंसेप्ट को बताना चाहता हूं, नेगेटिव साइन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों का कंसेप्ट थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। देखिए क्या है कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है ए, इसमें साइन प्लस या माइनस लग रहा है, तो ये जो प्लस और माइनस साइन है शोज डायरेक्शंस, ठीक है। तब वो क्या करेगा, डायरेक्शंस को शो करेगा। लेकिन क्या है, लेकिन यदि
लेकिन यदि अगर जो ये प्लस और माइनस साइन विथ स्केलर, कोई स्केलर क्वांटिटी हो, तो वो क्या करेगा, वो डज नॉट शो डायरेक्शंस, वो डायरेक्शन को शो नहीं करेगा, डज नॉट शो डायरेक्शंस, ठीक है। दैट विल शो नेगेटिविटी इन क्वांटिटी, मतलब कमी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस चीज को मैं बताना चाहता हूं, मार्क्स आते हैं 100 आउट ऑफ 10, 100 में से 10 मार्क्स है किसी के, इसका मतलब उसने 10 मार्क्स गेन किए हैं। यदि किसी के 2 मार्क्स हैं, इसका मतलब 100 में से 2 मार्क्स गेन किए हैं। उसने अगर 0 मार्क्स किए तो 0 मार्क्स उसके हैं। अगर उसके -2 मार्क्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके मार्क्स की डायरेक्शन चेंज हो गई है, मार्क्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। यहाँ क्या हो रहा है, ये जो क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है सभी, तो यहाँ देखिए डायरेक्शन चेंज नहीं हुई मार्क्स की, यहाँ पे नेगेटिविटी आई है, यानी कि उसका 0 से भी -2 मार्क्स कम आए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, नेगेटिव साइन अगर स्केलर क्वांटिटी के साथ लगा हुआ है तो उसका अलग मीनिंग है, और नेगेटिव साइन यदि वेक्टर क्वांटिटी के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब वहां अलग साइन है, वहां वेक्टर क्वांटिटी में ओनली डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है, वरना नहीं करेगा। तो अब देखिए, जैसे मैंने भी वही थ्योरम बताई थी आपको, तो क्या होगा, जैसे क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, ठीक, वो थी थ्योरम बाय वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के। अब क्या होता है, कभी कभी क्या हो रहा है, वर्क इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव, ठीक है, और माइनस डेल्टा के, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज भी हो सकती है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो ध्यान दीजिए आप, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी के अंदर पॉजिटिव साइन है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो हम इसके साइन से क्या करेंगे, एक्चुअल कंसेप्ट बता नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू, अगर प्लस के है तो ध्यान से देखिए ये भी प्लस ही रहेगा, ठीक, इसका मतलब वर्क क्या हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, और यानी वेक्टर प्लस की डायरेक्शन निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन आएगी, यानी वर्क डन किस डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। और कभी अगर माइनस के आए तो अब क्या है, यहाँ पे हम कंसेप्चुअल बात निकालना चाहिए, यहाँ हुआ क्या एक्चुअल में। तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, चेंज ऐसे कर सकते हैं, वर्क माइनस के इज इक्वल टू के, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको वेक्टर बनाते हैं, माइनस मैग्नीट्यूड से वेक्टर बनाते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ वर्क क्या हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, यहाँ वर्क नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, तो नेगेटिव साइन का यहाँ ये मतलब है, ठीक। तो थोड़ा सा इस बात का, इस कंसेप्ट को आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कोई स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते ना, उनका वो हो सकता है। तो यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। और यही कंसेप्ट हमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में काम आएगा, जो कि हम आगे करेंगे। अब हम सबसे पहले इसी को, इस कंसेप्ट को छोड़ते हुए थोड़ा मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ, और हमारा मेन टॉपिक जो है पोटेंशियल एनर्जी, उस पर आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, कैपिटल यू, ये कैपिटल यू के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। दूसरी बात ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट भी क्या है, जूल है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज टाइप ऑफ एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, ठीक है, एंड कॉन्फ़िगरेशन एंड बोथ,
ठीक है। पोजीशन, केवल पोजीशन चेंज होने से भी क्या कि पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो, और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी हो सकती है, या दोनों की वजह से हो सकती है। दोनों का ही रोल हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करने में। साथ ही साथ में एक लाइन का और बोलना जरूरी, वो है इन द फील्ड ऑफ FIELD, फील्ड ऑफ फोर्स, FORCE, इन द फील्ड ऑफ फोर्स। कोई भी एक फोर्स की फील्ड में ही ये होगी, ठीक है। जैसे यदि हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या है, हमेशा इन द फील्ड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगी। अगर वहां ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है तो ही इसका एग्जिस्टेंस होगा, अदरवाइज इसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट m मास वाला एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज या होगी तो तब होगी जब इसके चारों ओर क्या हो, कोई फील्ड ऑफ फोर्स प्रेजेंट हो, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। फील्ड ऑफ फोर्स प्रेजेंट हो तभी पोटेंशियल एनर्जी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब बात ये होती है, लेकिन साथ ही साथ में हमें ये है कि भाई इन द फील्ड ऑफ फोर्स इज एवरीवेयर, ये एवरीवेयर है, ये दुनिया में हर जगह है। क्यों? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट क्या करता है, फील्ड ऑफ फोर्स बनाता है। हर ऑब्जेक्ट फील्ड ऑफ फोर्स बनाता है। ये छोटा सा m भी फील्ड ऑफ फोर्स बनाएगा। बस होगा क्या, डिस्टेंस के साथ साथ इसकी, अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो वैसे ही उसकी क्या होगी, फील्ड ऑफ फोर्स घटती जाएगी, और एक डिस्टेंस के साथ तो जाकर के वो जीरो के इक्विवेलेंट ही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर तो बहुत सारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास भी बहुत ज्यादा है, तो उनका क्या है, फील्ड ऑफ फोर्स तो प्रेजेंट है। बस डिफरेंस इतना है कि ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर क्या हो जाता है, या इनफाइनाइट के ऊपर क्या मान सकते हैं हम कि फील्ड ऑफ फोर्स उसका जीरो के इक्विवेलेंट है, या जीरो। इनफाइनाइट तो क्या खुद भी डिसाइड नहीं किया जा सकता, तो हम बता ही नहीं सकते किस पॉइंट पे जीरो होगा। तो इनफाइनाइट पे क्या होता है, वो फील्ड ऑफ फोर्स जीरो है, बाकी सब जगह फील्ड ऑफ फोर्स प्रेजेंट है। लेकिन एक कंसिडरेबल डिस्टेंस के बाद में क्या होता है, जो फील्ड ऑफ फोर्स है उसे हम जीरो मान सकते हैं। समझ गए? अब फील्ड ऑफ फोर्स का कंसेप्ट भी मैं आपको थोड़ा सा जब डिटेल में जब पोटेंशियल एनर्जी बताऊंगा तब, ठीक। ये तो अभी तक तो हमने क्या किया, सिर्फ डेफिनेशन की बात की है, और पोटेंशियल एनर्जी के नाम, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यानी उसमें पोटेंशियल आ जाना, ठीक है। कोई भी काम करने का, कोई भी वर्क डन करने का पोटेंशियल एनर्जी, उसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। कोई भी किसी भी वजह से पोटेंशियल आ जाने को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब क्या है कि जैसे हम क्या करते हैं, डे टू डे लाइफ में बताते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है, क्या होती है, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई स्टोन है, कोई स्टोन क्या है, हमने क्या किया, इस हाइट पर लाके रखा है, या जमीन पे पड़ा है मान लीजिए स्टोन, तो उसमें क्या कोई कैपेसिटी टू डू वर्क है? नहीं है ना, वो कोई काम नहीं कर सकता, धरती पे पड़ा है मतलब पड़ा है। उसी को उठा, उसको ला करके मैंने क्या किया, वहां से लेके उसकी पोजीशन चेंज ये कर दी, ठीक है। तो क्या अब इस हाइट पर रखे हुए स्टोन के ऊपर, इस हाइट पर रखे हुए स्टोन में कोई कैपेसिटी है, कैपेसिटी टू डू वर्क है? हाँ है, बिल्कुल। इसको हम गिराएंगे तो ये क्या करेगा, ये यहां से नीचे की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और साथ ही साथ में आप देखिए इसमें हुआ क्या था, ओनली चेंज क्या हुआ है, हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया, पत्थर पहले भी वहां ऐसे रखा हुआ था, या इसको ऊपर लाए थे हम, तो उसके अंदर क्या हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन चेंज करने की वजह से आई है, ठीक है। तो पोजीशन चेंज करने की वजह से इसमें कैपेसिटी आ गई वर्क करने की, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई पानी होता है, इस हाइट पे ले आते हैं, तो उसमें क्या होता है, पानी में पोटेंशियल एनर्जी आ जाती, उसमें कैपेसिटी टू डू वर्क हो जाती, ठीक है। अब कैपेसिटी टू डू वर्क क्या होती है, जिसके अंदर फोर्स क्रिएट करने की कैपेसिटी आ जाए। फोर्स क्रिएट करने की कैपेसिटी आ गई मतलब वो हो ही गया। तो अब ये पत्थर या पानी या जो कुछ भी ये हाइट पर है, तो उसमें कैपेसिटी आ गई। तो अब ये आई क्यों है, ये आई है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ।
यदि यहाँ पे क्या होता, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ नहीं होती, यदि नहीं होती तो क्या हो जाता, ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती। ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट जब यहां था तो इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसको हम इस h हाइट पे लाए तो इसके अंदर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। वो आई क्यों है, वो आई है बिकॉज ऑफ फील्ड, FIELD, फील्ड ऑफ ग्रेविटेशन, फील्ड ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ की जो फील्ड ऑफ फोर्स है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी जो फील्ड है, उस फील्ड की वजह से आई है। अगर ये फील्ड नहीं होती तो यहां क्या होता, ग्रेविटेशन, इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती। तो देखिए ये है इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड ऑफ फोर्स। अब मैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल देता हूं, क्या हम ये मान सकते हैं कि यदि हम अर्थ की मान लेते हैं, ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन मान लेते हैं कि अर्थ का क्या है, फील्ड ऑफ फोर्स क्या, जीरो मान लेते हैं। हाँ, मैंने कुछ भी कैसे भी करने की वजह से क्या हो गया, फील्ड ऑफ फोर्स क्या हो गया, उसका जीरो हो गया। तो फिर क्या तब भी इसकी अगर हम हाइट इंक्रीज करेंगे तो इसमें फिर क्या पोटेंशियल एनर्जी आएगी क्या, यस, तब भी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इस यूनिवर्स में किसी हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड ऑफ फोर्स है। इस पॉइंट पर क्या है, इस एरिया के अंदर फील्ड ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ भी है, मून भी है, और सन भी है, और अदर जितने भी मासिव ऑब्जेक्ट्स है, जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर मास है, उनकी सबका फील्ड ऑफ फोर्स प्रेजेंट है। लेकिन क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उनकी फील्ड ऑफ फोर्स क्या है, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है उनकी क्या फील्ड ऑफ फोर्स इतनी कम है कि उसको हम क्या कर सकते हैं, इस अर्थ की फील्ड ऑफ फोर्स के कंपैरिजन में क्या कर लेते हैं, जीरो मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं या नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से पर्टिकुलर सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग फील्ड ऑफ फोर्स है ना, उसी को ही ध्यान देते हैं, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहां भी क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट की u एक्चुअल में जीरो हमें नहीं माननी चाहिए, वो जीरो नहीं होती है, वो कुछ ना कुछ होती है। वो किसकी वजह से होती है, अदर ऑब्जेक्ट्स की वजह से होती है। इसलिए किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती है। तो अब क्या है, इससे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। यहां क्या है, अर्थ के बेस के ऊपर क्या है, इसकी u जीरो है और जीरो मान भी सकते हैं, जीरो है तो वो एक्चुअल में जीरो नहीं है। तो इससे क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। तो इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशंस किसने निकाला, साइंटिस्ट ने निकाला। वो ऐसे निकाला, डेल्टा यू के द्वारा निकाला। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसके द्वारा उन्होंने क्या किया, इसको पोटेंशियल एनर्जी के क्या जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्यूशन निकाला। अब देखिए कैसे निकाला। ये एस तो क्या है, बहुत कम है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो यू तो कुछ ना कुछ तो थी ना यू। तो अब देखिए क्या है, हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, दो सिचुएशन है, एक में हम जीरो मानते हैं, एक में हम जीरो नहीं मानते हैं, उससे हम स्टडी करते हैं। तो मान लीजिए ये पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल और 2 जूल, ठीक है, 2 जूल क्या थी, अदर ऑब्जेक्ट्स की वजह से थी, ठीक। और इस एच हाइट आने के बाद में क्या हो गया, यहाँ आ गई 5 जूल, और अगर ये 0 जूल भी 2 जूल भी मानते तो क्या हो जाती है यहाँ पे 7 जूल। ये सिचुएशन है, ठीक है, यानी कि एच हाइट लेने पे क्या 0 जूल से 5 जूल एनर्जी बन गई और 2 जूल से यहाँ पे 7 जूल एनर्जी बन गई, ठीक है। दोनों सिचुएशन में मान लेते हैं, माना है अभी तक। तो अब देखिए दोनों सिचुएशन में डेल्टा यू कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या निकला 5 - 0, और दूसरी सिचुएशन में निकला 7 - 2 = 5 जूल और 5 जूल। दोनों ही सिचुएशन के अंदर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या निकला है, 5 जूल ही निकला है। तो क्या है, यदि हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे अननोन फील्ड ऑफ फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको अगर जीरो मानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर
हम क्या करते हैं, अननोन फील्ड ऑफ फोर्स जो हमें पता नहीं है, या अननोन तो नहीं कहेंगे, वैसे नॉन ही है क्योंकि वो है, लेकिन एक क्या है कि उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो उनको यदि हम अदर जो फील्ड ऑफ फोर्स है उनको अगर हम क्या करते हैं, उनको अगर हम कंसिडर करते हैं, तो हमें क्या करना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी। तो उससे क्या होगा, अगर हमें एक्चुअल में मिल जाएगा, एक्चुअल में जो कंफ्यूजन है ना वो दूर हो जाएगा आपकी। तो ये कंसेप्ट और है। जनरली हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते हैं, हम डेल्टा यू की बात करते हैं। तो उसकी बात करने की वजह है ये, क्योंकि वहां क्या है, अननोन सोर्स ऑफ फील्ड ऑफ फोर्स भी को हम नेग्लेक्ट नहीं मान रहे। ठीक है, तो यानी कि तब आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा करने की वजह है अननोन सोर्स ऑफ फील्ड ऑफ फोर्स। अननोन जो सोर्स है, ये अननोन से भी ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, अदर सोर्स हो। ठीक है, तो उसकी वजह से हम डेल्टा यू की बात जनरली करते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स क्या है इसके, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 2-3 प्रकार के हैं। ठीक है, 3 पोटेंशियल एनर्जी है जिनके मेन जो जिनको हम करते हैं वो है, पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो आपने क्या किया था, आपने स्टडी किया ही था, देखा ही था, हम देखते ही हैं डे टू डे लाइफ के अंदर कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अट्रैक्शन है उसके अगेंस्ट अगर हम मूव करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन करते हैं, तो उसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी तो उसकी वजह से क्या है, उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और यदि किसी इलास्टिक मटेरियल के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर देते हैं हम, तो उसकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। जैसे मान लीजिए क्या स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ठीक, ये स्प्रिंग है। अब हमने क्या किया, स्प्रिंग के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया, कैसे, बाय स्ट्रेच करने एलोंगेशन से किया, तो इसकी लेंथ बढ़ गई, तो इससे क्या हो जाएगा, इसके अंदर इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, और अब हमने क्या इसकी वो कर दी, अगर हमने इससे प्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेशन से भी क्या हो जाएगा, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, इंडिविजुअल उस पर करेंगे। ठीक है, इसका इंडिविजुअल वीडियो या इंडिविजुअल टॉपिक के आधार पर करेंगे, अभी हम इसको छोड़ते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये जो स्प्रिंग थी, तो स्प्रिंग या वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इलास्टिक मटेरियल, यहाँ पे देखिए क्या है, कोई भी इलास्टिक मटेरियल हो सकता है। तो इलास्टिक मटेरियल को आप कंप्रेस करेंगे या उसको एलोंगेट करेंगे, तो उसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, यानी क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है, इस वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, तो उस टाइप की पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इसका डे टू डे एग्जाम्पल क्या है, आपने तीर कमान, ठीक है, आप तीर चलाते हैं तो क्या होता है, आपने क्या किया, उसको स्ट्रिंग को खींचा, तो उसके अंदर जो ये बो है, ठीक है, उसका जो मटेरियल है, उसकी इलास्टिसिटी की वजह से क्या हो जाता है, उस स्ट्रिंग के अंदर क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, वो उसको एरो को आगे अपने टारगेट पे जाने का फोर्स प्रदान करता है। ठीक है, उसकी वजह से उसे फोर्स मिलता है। तो देखिए वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे आई थी, ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलास्टिक मटेरियल, उस इलास्टिक मटेरियल की वजह से हुआ था। ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमने देख लिया, फील्ड ऑफ फोर्स। ठीक, और एक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड। ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअल में जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का खेल है। इसे मैं थोड़ा सा आपको अभी यहाँ बिल्कुल होल्ड कर रखना चाहूंगा, यहाँ आप इसे होल्ड कर रखिए। क्यों, क्योंकि इससे समझने से पहले आपको चार्ज का कंसेप्ट समझना जरूरी है, एक्चुअल कंसेप्ट समझना जरूरी है, या लगभग सारे कंसेप्ट समझना जरूरी है, तभी आपको क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज भी समझ में आएगा। तो इसे आप 12th के लिए होल्ड पर रख लीजिए। ठीक है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि चार्ज
भी जो होते हैं उनके भी पोजीशन के अंदर चेंज करने पर पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है। बस इतना ये हो गया। रब कर दूं इसे मैं। अब है आपका सिंबल तो था इसका, क्या था, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल था U। ठीक है, अब U सिंबल था तो इसका एक फॉर्मूला भी था, वो फॉर्मूला था क्या, mgh। ठीक है, mgh, और इसको हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, एक सेंस में और बात करें तो वो है mg डेल्टा h, चेंज इन पोजीशन। क्या करता है, चेंज इन पोजीशन को बताता है, ये फॉर्मूला है। कैसे, कि मान लीजिए यदि ये यहाँ पे क्या है कि अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो यहाँ से हमने इसको h हाइट पे लेके आए तो ये mgh कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको मान लीजिए इस हाइट पे, ये क्या है, इस हाइट से इस हाइट पे तो लाए थे, h1 हाइट पे तो लाए थे, h1 हाइट से अगर हम इसको h2 हाइट पे लाते हैं तो भी इसकी क्या है, यहाँ से यहाँ की तुलना में पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी। तो अब क्या है, फिर मैंने आपको ये कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ बदलेगी। तो क्या है कि दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये क्या फील्ड ऑफ फोर्स क्या है, केवल अर्थ का प्रेजेंट मानते हैं तब तो क्या है, केवल यू की बात करते हैं तो चलता है। लेकिन अगर हम अदर सोर्सेज ऑफ फील्ड ऑफ फोर्स भी मानते हैं तो हमारे लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट जो है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी के बजाय अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh बोलते हैं या mgh2 माइनस h1 कहते हैं तो वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh2 माइनस h1। वो क्या है, दोनों सिचुएशन में एक ही रहेगा, चाहे वहां पे आप सोर्सेज अदर सोर्सेज ऑफ फील्ड मानो या ना मानो। तो ये क्या होगा, ये दोनों, ये थोड़ा सा कहना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहना ज्यादा एप्रोप्रिएट है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में एक पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट जीरो मान रहे हैं क्योंकि वो जीरो नहीं है, और दूसरी हाइट के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है मान रहे हैं वो नहीं है, वो उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी ऐड होगी एक्स्ट्रा जो पहले से है। ठीक है ना, तो उस वजह से हम उसको क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो नहीं मानते कि हम ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो कभी भी आपको U बोलना, पोटेंशियल एनर्जी बोलना किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा कम एक्यूरेट आंसर है, उसके बजाय आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलना ज्यादा एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए आप क्या करोगे, जब भी क्वेश्चन देखोगे कुछ करोगे तो वो क्या करेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्ड काम में लेगा। तो आपको ये क्या हो रहा है, कहीं तो काइनेटिक एनर्जी, कहीं तो एनर्जी बोल रहा था, ये बोले चेंज क्यों बोलने लग गया। ये बोलने की वजह है ये है, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम कहीं जीरो मान लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि होती ही नहीं है, हर एवरीवेयर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती ही है। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी आती क्यों है, इसका रीजन बताता हूं मैं आपको। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, ये पोजीशन चेंज होने पर क्यों इंक्रीज होती है, क्यों डिक्रीज होती है, इसको आपका मैं कंसेप्ट बताता हूं। ठीक है, देखिए आप, मैंने कहा था कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका मास है m। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास m है। अब देखिए इस m की क्या है, कोई कुछ ना कुछ E तो होगी ना, एनर्जी होगी इसके पास कुछ ना कुछ, इसकी एनर्जी होगी ना कुछ ना कुछ। तो अब देखिए क्या होता है, ये क्या करता है, ये E जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके पास में दो सिचुएशंस हो सकती है। फर्स्ट तो क्या हो सकती है, वर्क डन बाय इट, ठीक है, हो सकता है इसके द्वारा कार्य किया जाए। दूसरा क्या हो सकता है, वर्क डन ऑन इट, इसके ऊपर भी वर्क किया जा सकता है, ये खुद भी वर्क कर सकता है और खुद भी वर्क कर सकता है, और क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी वर्क किया जा सकता है। देखिए दो सिचुएशन हो सकती है ना, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन बाय इट भी हो सकता है और वर्क डन ऑन इट भी हो सकता है ना। तो देखिए क्या है, जैसे अब यही ऑब्जेक्ट था ना, अब इसको मैं थोड़ा सा अर्थ के कंसेप्ट में ले लेता हूं। ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक,
अब क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या है, U1 कुछ है, ठीक है। तो अब क्या है, ये मान लीजिए कोई एक्सप्लोजिव है, कुछ भी है, तो इसने क्या किया, अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करके कोई वर्क किया और ये इस हाइट तक आ गया। अगर ये इस हाइट तक आ गया, चलो इसको इस कंसेप्ट में कहेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ये वर्क डन बाय इट को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में ना लेके हॉरिजॉन्टल में लेते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको बात, ठीक है। ये रखिए यहाँ पे मान लीजिए, ठीक, अर्थ की सरफेस है, पैरेलल सरफेस है, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट है। अब इसकी क्या है, U है, पोटेंशियल एनर्जी U1 है मान लीजिए, या U इनिशियल इसके पास कुछ है, पोटेंशियल एनर्जी मान सकते हैं ना, U है। अब क्या हुआ, इसके अंदर क्या था, कोई एक्सप्लोजिव था या कुछ भी था, तो इसके अंदर क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ और इसने क्या कर दिया, किसी भी कारण से मान लीजिए वर्क किया, खुद ही सेल्फ वर्क किया, और ये क्या हो गया, इतनी दूर यहां आ गया, यहां आ गया, ठीक है। तो यहां आया तो इसने वर्क किया, तो वर्क करने के लिए क्या हुआ, वर्क डन हुआ। तो अब वर्क करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां पर जो एनर्जी होगी ना इसकी, वो क्या हो जाएगी, U फाइनल क्या हो जाएगी, U इनिशियल माइनस वर्क। जो U फाइनल होगी वो क्या हो जाएगा, U इनिशियल माइनस वर्क होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो जाएगा, इसके पास जो खुद के पास जो एनर्जी थी उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है, खुद का लॉस हो जाएगा। तो यानी कि यहां से यहां आने के लिए इसको एनर्जी खर्च करनी पड़ी थी। तो देखो, वर्क डन बाय इट, अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा वर्क किया गया है तो उसकी जो टोटल खुद की जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी के अंदर क्या होगा, कहीं ना कहीं से एनर्जी तो लेनी पड़ेगी। तो एनर्जी क्या करेगा, खुद की एनर्जी को ही लेगा, खुद की एनर्जी को लेकर के वो क्या कर देगा, अपना वर्क डन, उसमें से जो जितना वर्क हुआ उतना वर्क उसमें से माइनस कर देंगे और वो उसकी U फाइनल हो जाएगी, ठीक। अब दूसरी सिचुएशन और बताता हूं मैं यहीं पे, इसी सिचुएशन में मान लीजिए यही क्या था, ऑब्जेक्ट था, इसकी U क्या थी, I थी। अब इसके ऊपर क्या किया, मैंने किक मारा, या किसी प्लेयर ने किक मारा, इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लग गया F, ठीक है, F फोर्स इसके ऊपर लग गया, ठीक है। तो F फोर्स की वजह से क्या हुआ, F फोर्स की वजह से इसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट आया था, D डिस्प्लेसमेंट आया। तो D डिस्प्लेसमेंट आने से क्या हुआ, D डिस्प्लेसमेंट आने से इसकी पोजीशन चेंज हो गई, ये, ठीक है, इस पोजीशन पे आ गया। तो देखिए आप, ये जो एक्सटर्नल वर्क था, एक्सटर्नल फोर्स था, इस फोर्स ने क्या किया, इस पे आया, इसके ऊपर वर्क डन हुआ और इसकी क्या हो गई, वर्क डन हो गया। तो इसकी फाइनल एनर्जी क्या हो गई, UIE रहेगी। क्या हुआ, जो भी फोर्स लगा था उस फोर्स ने अपना काम किया और फिनिश हो गया, ठीक है, उसका इफेक्ट फिनिश हो गया। तो उसकी जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, या रुकने के बाद में उसकी UI ही रहेगी, इसके अंदर इंक्रीज कुछ भी नहीं होगा। लेकिन रास्ते में क्या होगा, किसी बीच के अंदर जब तक वो रुकेगा नहीं तब तक इसकी जो एनर्जी है ना वो क्या होगी, UI प्लस K होगी, ठीक है। यानी कि उसकी जो एनर्जी है ना वो क्या होगी, खुद जो उसके पास थी वो तो हो ही होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर आ जाएगी। वो किसकी वजह से आएगी, इस फोर्स की वजह से आएगी। इस फोर्स ने जो इसको एनर्जी दी थी उसकी वजह से ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और ओवरऑल एनर्जी की हम बात करेंगे कहीं रास्ते में, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, UI प्लस K हो जाएगी, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि यहां पे भी तो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो गई कहां, काइनेटिक एनर्जी जो इसकी थी वो गई कहां। तो एक्चुअल में क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शनल फोर्स जो इस सरफेस का है उस फ्रिक्शनल फोर्स के साथ बैलेंस होएगी। वो काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शनल फोर्सेस के द्वारा किए गए वर्क डन से बैलेंस होएगी, वहां यूटिलाइज होएगी। इसकी काइनेटिक UI में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, UI में चेंज नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा, यूआई में चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे क्या है, पोजीशन तो चेंज हो रही है, पोजीशन तो चेंज हो रही है, लेकिन क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ फील्ड नहीं है, इज नॉट प्रेजेंट। यहां पे क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ फील्ड प्रेजेंट, सॉरी फील्ड ऑफ फोर्स नहीं, उल्टा बोल रहा हूं मैं, फील्ड ऑफ फोर्स नहीं है, क्योंकि यहां पे कोई हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ फोर्स प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से पोजीशन चेंज होने पर भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहां पे क्या था, हालांकि नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर वो अपने आप काम करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, उसे अपनी पोटेंशियल एनर्जी को घटाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। या कोई फील्ड ऑफ फोर्स थी या नहीं थी, लेकिन उसको वर्क करना है तो अपनी एनर्जी को जो उसके पास है उसे खर्च करके काम करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे क्या हो गया था, वर्क डन ऑन इट था, तो क्या हो रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हालांकि वही रह रही है, अभी हाल फिलहाल तो वही रह रही है, क्योंकि उस पर वर्क डन करने के लिए है, ठीक है। और अगर मान लो इस सिचुएशन के बाद में भी वो वर्क करता है तो इसकी यूआई में भी चेंज होगा, यानी जितना फोर्स लगाया था उस फोर्स की कैपेसिटी से जितना वर्क हो गया वो तो फोर्स डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अगर उस एक्सटर्नल फोर्स के बाद में भी वो वर्क करती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, चेंज होकर के क्या हो जाएगा, ओवरऑल यूआई चेंज हो जाएगी। लेकिन जब तक वो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज नहीं करेगा तब तक इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अभी फटाफट देखिए, ये तो हॉरिजॉन्टल था, अब मैं आपको थोड़ा वर्टिकल सिचुएशन में भी इसको बात को बता देता हूं। ये है आपकी वर्टिकल सिचुएशन, ये ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ है ऑब्जेक्ट यू, और ये ऑब्जेक्ट है, ये एक यहाँ का ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ये इसकी इनिशियल पोजीशन यू आई, ये इनिशियल और यहाँ यू आई इनिशियल, दो सिचुएशन है देखिए आप, ठीक है। ये एच हाइट पे था और ये भी एच हाइट पे ही है, ठीक, दोनों एच हाइट, सॉरी ये एच हाइट, ये यहां तक एच हाइट है। अब हमने क्या किया, इसको यहां से थ्रो किया, इस ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया, तो थ्रो किया तो इस पर क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ, तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या होगा, ये यहां से यहां पहुंचेगा, ऑब्जेक्ट पहुंचेगा, तो देखिए क्या होगा, इसकी यूआई तो होगी इसके पास, और इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसके अंदर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, इसको वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, जीरो हो गई, ठीक है। तो अब क्या है, जो इसकी वजह से इसको जो फोर्स मिला था उसे वर्क डन हुआ, और वर्क डन होकर के काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी इसको, काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये क्या करेगा, मोशन करेगा, और ये तब तक मोशन करेगा जब तक उसकी v जीरो ना हो जाए, ठीक है। अब उस सिचुएशन और सिचुएशन में डिफरेंस ये है, यहां पे क्या वर्टिकल फोर्स ऑफ फील्ड प्रेजेंट है, तो देखिए ये यू, यहां पे यूआई नहीं रहेगी, यहां पे क्या होगा, यूआई प्लस क्या हो जाएगा, एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी इसको मिल जाएगी, एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी इसको मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, वो इस वजह से मिल जाएगी क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इन द फील्ड ऑफ फोर्स है, इन द फील्ड ऑफ फोर्स वो प्रेजेंट है, तो क्या होगा, क्योंकि इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर खींच रहा है, अर्थ इसको इधर खींच रही है, और ये क्या कर रहा है, इस फील्ड ऑफ फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो इस फील्ड ऑफ फोर्स की वजह से, अगेंस्ट काम करने की वजह से इसको mgh पोटेंशियल एनर्जी इसकी गेन हो जाएगी, तो यहां पे तो इसकी ui होगी, और यहां क्या होगा, ये यूएच पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, u1 प्लस mgh के इक्वल होगी, तो इस साइड की पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर। अब देखिए आप यहां तो क्या किया था, ये यहां से यहां मूव इसने किसके उससे किया था, जो उसने किक मारा था उसकी वजह से किया था, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से किया था। लेकिन देखिए यहां और यहां पे सिचुएशन अलग है, यहां इसके पास क्या ui है, तो ui को अपन यही मान लेते हैं, ui प्लस mgh है, यही मान लेते हैं इसकी भाई हाइट के ऊपर है, तो ये मान लेते हैं इसके पास, या यही पत्थर अब यहाँ है, यही ऑब्जेक्ट अब ये यहाँ है, तो अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर की पोटेंशियल एनर्जी नीचे गिरना चाहेगा, तो नीचे गिरेगा तो क्या होगा, नीचे गिरेगा तो ये इस हाइट तक आएगा, इस हाइट आने पे क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वो क्या हो जाएगी, ui ही हो जाएगी,
और ये जो mgh है, जो एक्स्ट्रा इसको पोटेंशियल एनर्जी मिली थी, दैट एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, उसके हिसाब से इसके अंदर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इसको गेन हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये है फील्ड ऑफ फोर्स का की इंपॉर्टेंस। फील्ड ऑफ फोर्स का प्रेजेंट रहना जरूरी है। ठीक, अब आप कहोगे कि ये जो ui है भाई, ये mgh ही क्यों बढ़ा, mgh ने ही वर्क क्यों किया, mgh ने ही वर्क किया, उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो mgh है यही वर्क इसलिए करेगा क्योंकि ये जो ui है ये क्या है, एक्चुअल में फील्ड ऑफ अदर सोर्सेस की वजह से है। ui जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, अदर फील्ड ऑफ फोर्सेस की वजह से है। इस वजह से ये ui क्या करेगी, काम नहीं करेगी, जनरली ये काम नहीं करेगी। ठीक है, केवल यही mgh जो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है वो ही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, और दूसरा वाला नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो उसकी वजह ये है कि क्या है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी ui और ये जो ui है, इन दोनों में जो चेंज है ना बहुत कम है, तो इस वजह से नहीं होगा। ये जो फील्ड ऑफ फोर्स के कंसेप्ट की वजह से ही ऐसा होगा कि ये वाली पोटेंशियल एनर्जी यहाँ काम नहीं करेगी, ओनली mgh जो पोर्शन है वो ही काम करेगा। तो इसलिए क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ही हमारे लिए काम का है। तो ये है आपका कंसेप्ट। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, कुछ है कंसेप्ट इसके अंदर और छोड़े अभी रह गए हैं। ठीक है, वो मैं आपको भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो बताने से पहले मेरे को आपको जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो को देखने के बाद आपका इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब हम क्या करेंगे, पहले कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे, फिर वर्क डन की बात करेंगे थोड़ा सा, फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ फोर्सेस के रूप में स्टडी करेंगे। तो हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी जितने कंसेप्ट बचे हैं उनको आप होल्ड ऑन अपने पास रखिए, और जितने भी डाउट्स हैं उनको अभी आज का युद्ध यहीं समाप्त किया जाता है। जितने भी डाउट्स हैं उनके लिए युद्ध हम नेक्स्ट वीडियो में उनको हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूँ, अभी तक जितना भी हमने कंसेप्ट आपको बताए हैं उनको आप याद रखिएगा, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसी के बाद सेकंड वीडियो देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल सके। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं हम स्टॉप करते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।